चैनल के कार्यक्रम मुद्दा आज का में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक शानदार और एक अलग किस्म का कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर हम कल होने वाले मत गणना जो होगी उसके रिजल्ट्स के बारे में प्रीवियस की बात करेंगे, एग्जिट पोल पर भी बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी किस स्थिति में है और किसके जो दाव हैं वो मजबूत होने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अजमेर की 8वीं विधानसभा पर कि कौन सी पार्टी कहाँ किस पोजीशन में रहने वाली है। इससे पहले कि मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलाऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कार्यक्रम न केवल यूट्यूब पर बल्कि हमारे आसपास के सभी चैनलों पर देखा जा सकता है और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। आप जो उस कोने पर बैठे हुए हैं वो हैं विपिन बैसल। विपिन बैसल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एक सीरियस किस्म के नेता मैंने मानता हूं। शक्ल से भले ही हंसते खेलते नजर आते हों, लेकिन ये सीरियस पॉलिटिशियन अगर कांग्रेस के अंदर अजमेर में कोई है तो पढ़ा लिखा, सीजन, बहुत कम बोलने वाले और बहुत बारीक कतरने वाले ऐसे जो वक्ता हैं विपिन बैसल, वो हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। उसके बाद आप पार्टी की प्रवक्ता कीर्ति पाठक हैं। अगर आम पार्टी की बात की जाए और यह बात की जाए कि अजमेर में आम पार्टी को कौन लेकर आया, तो निश्चित रूप से मैं कीर्ति पाठक को कहूंगा कि कीर्ति पाठक ही वो महिला हैं जिन्होंने न केवल मुद्दों की राजनीति की, बल्कि कभी कभी तो मुखर होकर उन्होंने जिला प्रशासन के पास, चाहे वो स्त्री सशक्तिकरण की बात हो, चाहे शहर की किसी समस्या की बात हो, चाहे साहित्यिक संरचना की बात हो, चाहे और किसी मुद्दे की बात हो, कीर्ति पाठक हमेशा खड़ी नजर आई। मैं आपका कीर्ति जी स्वागत करता हूं। इनके बाद जो हमारे पास बैठे हुए हैं डॉक्टर दीपक भाकर, आप प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं भाजपा के और अधिकृत प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, बहुत मुखर वक्ता हैं, चिंतक हैं और आपकी जो विश्लेषण होता है, राजनीतिक विश्लेषण, बड़ा दो टूक होता है और कभी कभी वो पार्टी लाइन से अलग होकर भी बात करते हैं। मुझे आज उम्मीद है कि थोड़ा पार्टी लाइन से अलग होकर भी बात करेंगे। इनके बाद आनंद सिंह जी राजावत बैठे हैं। आनंद सिंह जी राजावत किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजनीति के रणनीतिकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिनके साथ होते हैं उनको चाणक्यों की कोई कमी नहीं महसूस नहीं होती। तो भाजपा के चाणक्य हैं। आज मैंने इनकी भूमिका तय कर दी है। भूमिका मेरी ये है कि भूमिका इनकी ये है कि जो तीनों हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात पैनलिस्ट बात बताएंगे, उन पर मैं इनसे निर्णायक राय मांगूंगा कि आप इन तीनों को सुनने के बाद में क्या कहते हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले मेरा एक सवाल कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, किसकी सरकार को बता रहे हैं, किसकी। विपिन जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं मेरे व्यूअर्स को जितने भी जिन्होंने हमें वोट डाला कांग्रेस पार्टी को, मैं उनको बधाई देता हूं कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपका साधुवाद हो और मैं धन्यवादित हूं कि आपने जो हमारी प्रो इनकम्बेंट, मतलब जो प्रो इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार की राजस्थान में थी, आपने उसको बढ़ चढ़ के वोट दिया है। जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, आपने उनको वोट किया है और मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। एग्जिट पोल जिस तरीके से मैंने भी अखबार में देखे हैं, कहां तक उनकी वेरासिटी रहती है ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। बट मैं एक बार पूरे बोलूंगा कि कांग्रेस की सरकार स्वयं कांग्रेस की तरफ है। चलिए, एग्जिट पोल पर कीर्ति पाठक आप क्या कहना चाहेंगे कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो है उसमें कहीं कोई अंतर है? आप किस पार्टी को आते हुए महसूस कर रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल में तो मैं यही जान रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल ब्रांड जो है वो राजस्थान में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शब्द दिया गारंटी। गारंटी के इर्द गिर्द आज का जो चुनाव था वो घूम रहा था। हम अगर देखें तो आज से पहले जब चुनाव होते थे तो वो धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज के आधार पर होते थे। अब आगे पीछे ये लोग जो हैं बीजेपी और कांग्रेस के, जो 70-75 सालों से इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज लोगों के साथ बात करने योग्य बना रहे हैं अपने आप को।
लोगों को गारंटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही जो उनके टैक्स का पैसा है वो उनकी जेबों में वापस देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये सोचते हैं कि जो जितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं उनमें जीतेगी हारेगी कोई भी, पर कंसेप्ट जो है आप पार्टी कंसेप्ट आम आदमी पार्टी आम आदमी का ही जीतेगा। हाँ बागर साहब, आपसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है, आप कहेंगे कि किसको एग्जैक्ट पोल पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ये एक थोड़ा अनुमान लग जाता है एंड ये बड़ा टेक्निकली उस बेसिस पे बनते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि विगत कर्नाटक बंगाल का देखें तो एग्जिट पोल उतने बड़े निराशाजनक रहे, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक ये सटीक रहते हैं और एक आकलन बन जाता है कि आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही अजमेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने ऐसा पार्टी को सपोर्ट दिया, बीजेपी को, और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज थी उसको एंडोर्स किया इन्होंने, उस पर एक थप्पा लगाया और ये सोचकर कि जो हमारे अचीवमेंट से करीबन 9-10 साल के और जो हम विजन के साथ जनता के बीच गए तो उसको उन्होंने एक तरह से माहौल लगा दी है कि आने वाला समय भाजपा के लिए बड़ा खुशनक है। और जिस जगह मध्य प्रदेश जैसे एग्जिट पोल को जो बहुत ऐसा लग रहा था कि 18-20 साल की एंटी इनकमेंसी मध्य प्रदेश में आएगी, तो लगभग सभी एग्जिट पोल में अंदर भाजपा की सरकार बनती दिखाई दी है। और राजस्थान का जहां तक सवाल है, शायद 6-7 जो पॉल है, तो पॉल ऑफ पॉल्स के अंदर एक दो को छोड़ दें तो बाकी सबने राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई देती है। और मैं शायद एक महीने से कह रहा हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगभग 125 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बात को मैंने 1 महीने पहले भी कहा था, मैं उसी बात को आज दोहराता हूं और अगले 48 घंटों के अंदर नतीजा आपके सामने होंगे। दोस्तों, एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट है या सिर्फ कयासों पर आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित है या सच्चाई पर आधारित है? हमने 15 दिन पहले एक चुनाव चर्चा की थी जिसमें दीपक बाकर भी मौजूद थे और उसमें मैंने जो भी कुछ संभावना व्यक्त की थी वो सारी संभावनाएं एग्जैक्ट वही हैं जो एग्जैक्ट पोल में अभी आ रही हैं। सच्चाई क्या है वो तो कल निकलेगी, मैं बाद में बात करूंगा। आपसे एक निवेदन है कि आप अगर कोई भी वक्ता अगर कुछ बोल रहा है और आपको उसकी बात काटनी है तो आप फिंगर बिल्कुल तो ताकि ना हम आपके पास आए बीच में, राजावत जी के बाद में आए, आपकी जब बहस हो जाएगी उसके बाद उस सवाल पर तो मैं आप इसमें से अगर कोई आप मैं इस बात पे बोलना चाहता हूँ, कीर्ति जी बोली थी कि गारंटी वाली बात जो थी जी कि हम लाए हैं देश को तूफानों से निकाल के जब भारत आजाद हुआ जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत की आजादी, इंग्लिश में बहुत प्यारी चीज तरीके से लिखा है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू जी ने बोला था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप, जब रात के पहर के घंटे बजेंगे 12 बजे, जब पूरी विश्व सोएगा, भारत जागेगा और आगे बढ़ेगा। आई एम, मेरे साथ में डॉक्टर बैठे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, IIT, भाखड़ा नागल डैम, मतलब नेहरू जी खुद ही कर गए थे, ये गारंटी की बात नहीं है। कांग्रेस शुरू से इस देश के अंदर इसको आजादी दिलाने से लेके आज तक जो कहते आई है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है, वो उसके साथ वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और हम गारंटी में विश्वास नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बोला मैं देते देते थक जाऊंगा, आप लेते लेते मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे, और उन्होंने उसको चरितार्थ कर दिया जी। आप देखिए, पहले हमने 10 गारंटी दी, अभी 7 गारंटी दी है, और उसके बाद देखिए आज मैं आपको फिर मैं आपको शायर बात करता हूं कि एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी। भारत के अवाम में मोदी जी के शासन के अंदर कि दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, कि दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझको देख रहे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं, इतने समय के मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिला है? आप मुझे 3 बेनिफिट बता दिए, अपार्ट फ्रॉम राम जन्मभूमि, अपार्ट फ्रॉम 370 जम्मू कश्मीर, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या फायदा मिला है। और जो अशोक गहलोत जी ने, जो हमारे राज्य सरकार ने आपको दिया है, आप उसको देखिए, आज मेरे साथ में जो पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो क्या ये कह सकते हैं कि मैं 100 यूनिट बिजली मैं नहीं लूंगा? आज हम गोबर खरीद रहे हैं के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम जानवर तो हमको वोट नहीं देता, पशुधन हमको वोट नहीं देता, हम उसके लिए योजना लेके आए, दवाइयों पे लेके आए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं, राइट टू हेल्थ। अगर भारत के अंदर कहीं सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन शुरू हुआ 2002 के अंदर, और उसकी पहली RTI मैंने लगाई, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है, जब ये कानून नहीं बना था 2005 के अंदर।
वो सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो आज एक्चुअली उसके पीछे क्या है? इट इज आइडियोलॉजी, ये एक विचारधारा है। कांग्रेस के जन सोचते हैं कि हम कुछ करें इस देश के लिए, क्योंकि पूछिए क्यों, वो आजादी का जज्बा आज भी हमारे पास में। आजादी का जज्बा आज भी इनके पास है, कांग्रेस के पास, और आजादी के जज्बे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कांग्रेस के नाम छूट चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? लॉफ्टी स्पीचेस देना कांग्रेस की आदत रही है। मैं बहुत आगे, बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ। 2018 का इनका घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। एक चीज भी अगर अशोक गहलोत जी ने उसको पूरा किया। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी ने रिलीज किया था, और तब क्या बोला था कि ये सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है। उसके अंदर क्या किसानों के ऋण माफ हुए? किसानों के जो ये थे इक्विपमेंट्स, उसको इन्होंने जीएसटी से बाहर करने की बात करी थी, वो नहीं हुआ। जो बेरोजगार थे उनको कम से कम मिनिमम 3,500 रुपए पर मंथ इन लोगों ने वो देने की बात करी थी, बेरोजगार भत्ता, वो बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। महिलाओं के लिए इन लोगों ने बात करी थी। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हैं जो अभी तक इन पूरे 5 सालों में पूरी नहीं हुई। पूरे 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर के जो लड़ाई कर रहे थे, उसमें डूबा राजस्थान। एंड के 6 महीने में अगर ये गारंटीज की बात करते हैं, तो गारंटी किस उस पर दे रहे हैं कि अगली बार अगर हम सत्ता में आए तब ये गारंटी कैसे विश्वास करेगा? सुरेंद्र जी, यहाँ मुझे बोलना बहुत जरूरी हो गया। बोलिए। भारत के समाचार, राजस्थान के समाचार पत्रों ने छापा कि पूरे भारत के अंदर अगर किसी भी राज्य का जीडीपी 11.6 है तो सिर्फ अशोक गहलोत जी की, राजस्थान की सरकार का। पहली चीज ये कह रही मैनिफेस्टो हमने 100% पूरा किया है। किसानों का ऋण राहुल गांधी जी ने प्रॉमिस किया था, और पहला अगर कोई स्टेप उठाया गया या पहली कोई घोषणा हुई थी, किसानों के ऋण माफ किए गए। मेरे पास में, मेरे हाथ के अंदर 2023 का हमारा घोषणा पत्र है। 75 बिंदु हैं, हमने पहले 100 के 100 पूरे किए। ऐसी कोई सरकार देखिए जो अपनी प्रतिबद्धता और उसके बाद जो उसने कमिट किया उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। देखिए, आज हम लोग पैनल पे बैठे हैं, वोट अबाउटरी नहीं करेंगे, मगर आप किसी आम जन से पूछिए कि थाके पास मोबाइल है क्या? कि थाके पास आज मोबाइल का आपको घर पे 100 यूनिट बिजली मिल रही है फ्री। उसके बाद आप मुझसे पूछिए किसी युवा से, इंदिरा गांधी एक नया सोपान शुरू किया कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 150 दिन का वो। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, हर महिला को 10,000 रुपए दे रहे हैं, उस महिलाओं को, हर महिलाओं को। और सबसे बड़ी चीज, एक महिला जिसका एक चूल्हा चौका होता है, रसोई। वी आर कमिटेड, हम वचनबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। और आप देखिए, ये बातें ठीक है आज फौरी लगेगी, मगर परसों जब पेटियां खुलेंगी, मतलब ईवीएम बोलेगी, कांग्रेस रिपीट करेगी। परसों जब पेटियां बोलेंगी, उससे पहले डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं देखिए। आई हैव अ पॉइंट टू मेक एंड अ पॉइंट टू पॉन्डर फॉर माय कलीग एंड माय फ्रेंड बेसिल जी। ये बात करते हैं गारंटी की, तो मोदी का काम नाम समझते हैं आप? मोदी जी का मतलब है गारंटी की पूरा होने की गारंटी, हवा वाली गारंटी नहीं। हम बात करते हैं हमारे अचीवमेंट जो 9 साल के, जो विश्व स्तर पे हमारे काम हुए, जो प्रदेश पे हुए, जो नीचे तक के काम हुए, वो मैं बात मांगूंगा। पहले इनको जरा हम छलनी करने की कोशिश करते हैं। मैं इनको बात करना चाहता हूँ। ये बात करते हैं इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया। मेरा चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है, आरएसआरडीसी का जो निर्माण देखिए और केंद्र सरकार की एजेंसी का निर्माण देखिए, इनकी मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में बन रहा है, रात दिन का अंतर मिलेगा। और मेरा चैलेंज है, मैं इनके साथ चल के मौके पर मुआयना करने को तैयार हूँ। बात करते हैं एम्स की, इन्होंने गिनाया 1 एम्स, 22 एम्स है, 22 जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, पिछले 9 साल के अंदर काम हुआ। आईआईटी की बात करते हैं, कितने आईआईटी थे? 2, 4, 5, 30 के आसपास आईआईटी के काम करें। आईआईएम, कितने आईआईएम बने? जब आप देखिए आंकड़े निकालिए, तो आंकड़े लेके हम भी बैठ सकते हैं। ये बात करते हैं इन्होंने जो घोषणा पत्र था, गिनती गिनी थी राहुल जी ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जनता गिन रही है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और परसों ये जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है इनकी सरकार की जाने की, आपको हम यहीं बैठ करके उस गिनती को देखेंगे कि कितनी सीटें आ रही है। बात करते हैं समय राजस्थान, हाँ राजस्थान नंबर 1 है, बिल्कुल सही बोला इन लोगों ने। राजस्थान नंबर 1 है करप्शन के अंदर, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल राजस्थान नंबर 1 आज की तारीख में क्राइम के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है। ऐसा कोई अधिकारी है जो बिना जो फंसा हुआ नहीं है। आप बात कर, हाँ राजस्थान नंबर 1 है एनसीआरबी डेटा के हिसाब से महिला के ऊपर अत्याचार पे, महिला के उत्पीड़न के ऊपर। आप देखिए कोई 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक की औरत के साथ बलात्कार हो रहा है।
कहाँ नहीं हो रहा है, और अंत में क्या निकाला, जब तक कि फास्ट ट्रैक कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर नहीं हुई, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, आप हेल्थ की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हवा में। अब करते भी कैसे, इनकी मजबूरी थी। जो सरकार 5 साल तक गहलोत वर्सेस पायलट के खेमे से निकल ही नहीं पाई, आप मुझसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। आप देखिए, बाड़ेबंदी, घेराबंदी और होटलबंदी, इन 3 चीजों से फुर्सत मिलती, शायद जैसलमेर के रिसोर्ट में जो इन लोगों ने जिंदगी काटी, इनके विधायकों ने, जब उससे फुर्सत मिलती तो जयपुर में काम करते, और मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली के चक्कर से बचते तो शायद काम करते। और उन्होंने अपने कलीग को उप मुख्यमंत्री स्तर का नेता, जो इनका प्रदेश अध्यक्ष रहा है, केंद्र के अंदर मंत्री रहा, उसके लिए किन शब्दों का उपयोग किया, अगर मैं आज अगर बोल दूंगा तो मुझे शायद शर्म आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कलीग के लिए उन शब्दों का उपयोग करते समय रत्ती भर नहीं तो अफसोस ने बाद में उन्होंने कभी खेत जताया। तो इन लोगों से हम क्या उम्मीद करें। तो इसलिए जनता ने अपना निर्णय ले चुकी थी, 4 साल पहले से उनका निर्णय था, और आपको अभी परसों इस बात का जो मैं बोल रहा हूं आपको प्रमाण मिल जाए। जनता अपना निर्णय ले चुकी है, तीनों ही की बात अपनी अपनी जगह सही है, वो अपनी बात करें, अपनी अपनी पार्टी की बात करें। मैं अब हमारे निर्णायक महोदय से आग्रह करूंगा कि आपने तीनों की बातें सुनी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो केवल इन तीनों को ही, मेरे महानुभावों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है अभी भी चुनाव प्रचार ही चल रहा है, जबकि चुनाव प्रचार 23 तारीख को 5 बजे बंद हो चुका है। मतदाताओं ने अपना निर्णय ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है जी। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं सोचता हूँ ये इस बार जो मीडिया जो कराता है, ये जो एग्जिट पोल करते हैं, जो भी एजेंसीज लगी हुई है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। उनकी भी विश्वसनीयता की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा ये 3 तारीख को फैसला आएगा कि आखिर जनता इन पे कितना विश्वास करे जी। और विपिन जी जो कह रहे हैं, जिस विश्वास के साथ अपनी पार्टी का एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री की क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है कांग्रेस के हैं, तो फिर जो एग्जिट पोल या जो ओपिनियन पोल मोदी जी के लिए दे रहे हैं 350 320 सीट, उन पर भी विश्वास होगा आपको। ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात रही अनेक गारंटियां, इस पे जो डॉक्टर साहब भी चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है आप पार्टी की हमारी बहन जी एक बार ठीक कह रही है कि राजनीति में आने वाली जो 3 तारीख है एक नई करवट लेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ये हम सबको बहुत सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए और बहुत विनम्रता के साथ जनता का फैसला हमें सर माथे पर रख के आगामी क्या दिशा होगी, ये मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो ये बरसों से तू मैं हम करते हैं, अब जनता ये सुनने को तैयार नहीं है। इसका आपने अगर बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया हो तो चुनाव वाले दिन जो टेबलें लगा लगा के हम कार्यकर्ता बैठते थे, इस बार जनता वहां नहीं जा रही, जनता सीधा वोट देने जा रही थी। इसका मतलब यह है कि जनता घर पे ही तय कर चुकी थी मुझे क्या करना जी। तो आने वाले चुनावों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, प्रचार में भी परिवर्तन आने वाला है, जनता की सोच में परिवर्तन आ चुका है, जनता आगे बढ़ चुकी है। हम नेता लोग उनके साथ चले ना चले, ऐसा ना हो जनता आगे निकल जाए और नेता लोग पीछे छूट जाए। ये मैं सोचता हूँ 3 तारीख बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। 3 तारीख बहुत सारे सवालों का जवाब देगी, और वो सवाल सारे के सारे वही हैं जो राजावत जी ने अपनी बात में कहे। निश्चित रूप से जो भी बात उठाई जा रही है वो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी बात है। किस पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया जिससे जनता ने स्वीकारा। अगर गहलोत जी की सरकार की गुड गवर्नेंस है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से अगर लोग खुश हैं उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दावे तो कर ही सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए दावा कर सकता है, और दावे की 2 दिन की अवधि है बस। 2 दिन के बाद नई बाल कितने बड़े सामने आ जाएंगे। सामने आने के बाद यही जो लोग यहाँ बोल रहे हैं, इन लोगों को मैं वापस बुलाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि आपने उस दिन ये बोला था, आज आप क्या बोलना चाहेंगे जब जनता ने ये फैसला किया है। तो विपिन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ही जीतेगी ही, हाँ। उसके लिए आप मतलब कौन सा दावा कर रहे हैं, क्यों जीतेगी पार्टी? देखिए, हमारा शुरू से क्लेम था कि 156 सीटें हम लेके आएंगे जी। और मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूं, मैं वापस से 3 तारीख की शाम को यहाँ पर आऊंगा जी, कि सरकार हमारी बनेगी, आप राजस्थान में देखते जाइए। जी। और मेरे फाजिल साथी जो बोल रहे हैं
ये भी देख लेंगे, जैसे आपने बोला कि नहीं मेरे कितने बाल। एक्चुअली देखिए, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं, बट हाँ मैं राजनीति करता हूं, मैं राजनीति के हिसाब से बता रहा हूं। जो फेंस सिटर है, जो फेंस सिटर जिसे हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं, आप कुछ मत करिए, उनका एक छोटा सा सैंपल उठाइए। आज वो सरकार को वोट करने को जा रहा है, कांग्रेस सरकार को, ठीक है। आप एक कर्मचारी से बात कर लीजिए, ओपीएस, आप देखिए ओपीएस का क्या इंपैक्ट आया है। एक्ट बना दिया, गिग वर्कर्स, घर पे आज सब कोई बैठते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर दो, स्विगी से ऑर्डर कर दो। वो जो बेचारा लाल कपड़े पहन के मोटरसाइकिल पे चल रहा है, उसके लिए हमने प्रावधान किया है। आप ऐसी चीज बताइए, चाहे रोजगार हो तो यहां पर बड़े बड़े मेगा कैंप लगे, अजमेर के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए, रोजगार हमने दिए, रोजगार 1,65,00,000 नौकरियां हम दे चुके और काफी चीजें पाइपलाइन के अंदर हैं। ये कह रहे थे एम्स की बात कर रहे थे, मैं इनको वापस से करेक्ट करना चाहता हूं। उस समय जब भारत आजाद हुआ था, आप उनकी स्वप्न दृष्टिया देखिए अब नेहरू जी की, कि इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की उन्हें आधारभूत शिला दिखी। उसके बाद में मोदी जी जब आए, मनमोहन वाजपेयी जी कंटिन्यू कर गए थे एम्स को, मोदी जी ने, हमारे मनमोहन सिंह जी ने उसको कंटिन्यू किया। आज पूछ लीजिए, आप बैठे, आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, कितने फंक्शनल हो गए, कितने फंक्शनल होगा, कितने समय में फंक्शनल हो गए। आप ये बता दीजिए कि आज जीडीपी किस तरफ जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका दंश मैं खुद झेल चुका हूं, नोटबंदी का आंकड़ा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। और दूसरी चीज, इस तरीके से ये लोग मैटर को डाइल्यूट कर देते हैं। पूछिए वो चंद्रयान जो साउथ में, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, मेरा मूल सवाल उस तक पहुंचे हैं। हाँ। और वो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर वोट डले हैं? हाँ, कौन सा मुद्दा है? हमारी योजनाएं, ठीक, योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी दी गई हैं, हर तबकों को दी गई है। आज लोग, उसके बाद हमारी 7 गारंटियां आई हैं, लोग उसको देख के वोट कर रहे हैं। तुष्टिकरण का आरोप जो आप पर लगता है, तुष्टिकरण का आरोप हम पे लगेगा, अब उसी पर नहीं, ये मुद्दा बना है। नहीं, देखिए तुष्टिकरण कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है। पोलराइजेशन की बात करिए, ध्रुवीकरण की, तो आप बीजेपी से बात करिए। वही मैं जिस मुद्दों पे ये बात करती है, जो मैं इस पे नहीं बोल सकता, इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको बता दूं, पॉलिसी पैरालिसिस है, मैं वो टर्म यूज कर रहा हूं। कोई लीडरशिप नहीं राजस्थान में। ये मुख्यमंत्री का चेहरा वो बताएं कि हमारे पास में ये लीडर है। कोई पॉलिसी पैलेसिस है, लीडरशिप पैलेसिस है, कुछ भी नहीं है इनके पास में। किस बात पे ये लोग पब्लिक के बीच में गए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। किस बात के ऊपर आप पार्टी आ रही है और किस बात पर आप किस पार्टी के लिए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? आपकी तो बन नहीं सकती। नहीं, सरकार जो भी बनेगी, मैंने आपको पहले भी बोला, ब्रांड अरविंद केजरीवाल ब्रांड है, जो इन लोगों ने भी कॉपी किया है। 7 गारंटीज अरविंद केजरीवाल वहां देकर के गए थे श्री गंगानगर में, डिट्टो इन्होंने कॉपी करी। यहाँ पर मैं विपिन जी ने जो अभी पिछली बार बोला उसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। इन्होंने कहा हर महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे, यहाँ मैं करेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने बोला है हर परिवार की जो मुख्य महिला है, हाँ, मुख्य महिला, उसको, मुख्य महिला, मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली है ना। तो यहाँ पर वो गलत है। बात यहाँ हो रही है, ये हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछती हूँ, जिन लोगों ने, जब बेरोजगारी की बात ये कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोविड के समय में, जब हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, CHA जाकर के सारी जगह उन लोगों ने काम किया, आज CHA सड़कों पर है। अशोक गहलोत जी ने उनके लिए क्या किया, उन बेरोजगारों के लिए क्या किया? कौन से, किन चीजों की ये बात कर रहे हैं, कौन से नंबर गिना रहे हैं ये? तो यानी कि आपको लग रहा बहुत है, यानी कीर्ति, आपको ये लग रहा है कि अशोक जी की सरकार रिपीट नहीं होगी? नहीं, मैं ये कतई नहीं बोल रही। फिर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस बार भी शायद जनता मूर्ख बन रही है। ओके। और 4.5 साल को भूल करके वो जो 4 साल की जो दे रहे हैं ना, ये कैरेट डैंगल कर रहे हैं आगे, हो सकता है क्योंकि अशोक गहलोत जी हैं यहाँ पर, वहां कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। बीजेपी अभी बुरी तरह से टूटी हुई पार्टी है, राजस्थान की बात करें तो इसलिए लोगों का जो वो है, बीजेपी के ऊपर इतना अपना वो फोकस नहीं है, यानी आपकी कांग्रेस पर है। कांग्रेस पर है, यानी आप धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल ब्रांड की जीत हो रही है। ब्रांड की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है नहीं, एग्जिट पोल में भले आप कितना भी आगे निकले। नहीं, देखिए, तो इनकी नूरा कुश्ती है जो सबको पता है, और स्यूडो सेकुलरिज्म के जो जनक रहे कांग्रेस के लोग बाग, उनके मुंह से अगर हम ये बात सुने कि तुष्टिकरण की, तो बड़ा एक लोकतंत्र का मजाक उड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं मेरे मिनट्स की बात को बताना चाहता हूँ कि जो ये बातें कह रहे थे कि सेंट्रल ने क्या किया या राज्य सरकार ने क्या किया,
आप गहलोत जी ने जो ये मोबाइल बोल रहे थे मार्ट है, आपको पता है कि आप कितने ब्लास्ट हुए उसके अंदर, और वो जो मोबाइल मार्ट है उसका कितना खर्चा था, और पता किस मद में थे। देखिए जो भी समझदार होता है, जो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस के नियमों को समझता है, वो जानता है कि हमेशा किसी बजट में किसी मद के अंदर उसको हमेशा दिया जाता है। जब आपने बजट में प्रावधान ही नहीं रखा तो आप इधर का पैसा उधर दे दिया, इसकी जेब से निकाल दिया उसकी जेब में डाल दिया, तो आपने पूरे फाइनेंस सिस्टम राजस्थान का कोलैप्स हो चुका है। माननीय गहलोत जी की उस पर बड़ी मेहरबानी रही है। एक सेकंड, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी तरफ से बहुत एजेंसी बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं, इस पे कभी और चर्चा होगी, लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी और डीबीटी लेकर आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का मतलब ये था लीक प्रूफ सिस्टम बनाना। इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द होते थे कि एक भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचता है, उसको हमने जाके लीक को लग गया। महाकवि दुष्यंत जी के शब्दों में अगर मैं उनको उद्धृत करना चाहूँ कि मैं जानता हूँ पानी कहाँ पे रुका होगा, आपने आप यहाँ आते आते सूख जाती है कई नदियां, मैं जानता हूँ पानी कहाँ पे रुका होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को जानते थे कि कहाँ पे लीक हो रहा है, तो उसी लीक को हमने प्लग किया। तो यही कारण है कि आज हजारों लाखों करोड़ रुपए का सरकार ने पैसा बचाया, और जिस व्यक्ति को जितना पहुंचना था उतना उसको पैसा पहुंचा है, और डायरेक्ट 1000 रुपए का पूरा 1000 रुपए बैंक में पहुंच रहा है। तो ये तो बातें कहते रह गए, हवा में उड़ाते रह गए, हमने हकीकत पे जमीन पे करके भी दिखा दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करूंगा। दीपक जी ने बोला मोबाइल ब्लास्ट हो रहे, मुझे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एक मोबाइल हो गया होगा, टेक्निकल डिवाइस हो सकता है, उसके घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होगा। मैं उस व्यक्ति विशेष को भी ब्लेम करना नहीं चाहता, उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। आप मुझे आंकड़े प्रस्तुत करते कितने मोबाइल पूरे राजस्थान के अंदर ब्लास्ट हुए हैं। हमने दिए 1 करोड़ करीब 36 लाख मोबाइल, कितने ब्लास्ट हुए। पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, आपको मैं बतलाना चाहता हूं, डीबीटी तो बहुत नॉर्मल बात है। हम लोगों ने शुरुआत करी थी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के अंदर आज जो आप फोन के अंदर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं बैंकिंग को, वो कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस की देन है। तो उसके अंदर डीबीटी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। आप ये बता दीजिए, मैं तो आप बैठे मेरे फाजिल साथी दीपक जी, आप मुझे 3 योजना बता दीजिए। क्या आप मुझे 3 योजना बता दीजिए चाहे केंद्र सरकार की हो, जिसको आम जन को डायरेक्ट बेनिफिट मिलाओ। मैं बताना चाहता हूं जनधन के अंदर मैंने लोगों के फॉर्म भरे, आज बता दीजिए कितने खाते चालू हैं उसके अंदर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जिस तरीके से ये कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट तो पूरे भारत के अंदर तारीफ की गई है, और हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो एक तरीके से रोल मॉडल की तरह उभरा है। तीसरी चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, कोविड के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर संभाला है, वो आप परिकल्पना से बाहर है कि राजस्थान के अंदर जो मोर्टेलिटी हुई है बहुत कम हुई है। और काफी चीजें हैं जिसके अंदर आप देखिए, चिरंजीवी को देख लीजिए। चिरंजीवी, मैंने कई लोगों के ऑपरेशन चिरंजीवी के अंदर कराए हैं, चिरंजीवी का बेनिफिट आम जनता तक पहुंच रहा है। नहीं, आप जो योजनाएं बता रहे हैं, हाँ। जन कल्याणकारी योजना, इसमें कोई 2 राय नहीं। हाँ। इसको ना तो आप मना कर सकते हैं, ना आप मना कर सकते हैं, ना आप मना कर। हाँ। वो योजना जन कल्याण, और उस जन कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में क्या मतदान हुआ है? हाँ, मैं आनंद जी को अब जवाब दूंगा इस बात के ऊपर। आनंद जी ने बोला इस बार वोटर आ ही नहीं रहा था हमारे पास में जी, क्योंकि उसका ऑलरेडी माइंड मेकअप है कि मुझको किसको वोट करना है। वो इंगित करता है कि वो सरकार जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो ऐसी सरकार है भूतो न भविष्यति, उसको वोट करना। ओके आनंद जी, अब आपकी क्या पास आऊंगा, क्योंकि बात बिल्कुल आपके ऊपर ही खत्म हुई और आपके ऊपर ही होनी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे आप अमीश वाले इस मुद्दे में? विपिन जी ने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा कि वोटर इस टाइम इस बार चुनाव के जो कार्यकर्ता टेबलें लगा के बैठे थे, मैंने किसी पार्टी की ओर इंगित नहीं किया। लोग अब इतने होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि उनको किसी भ्रम की या किसी नारों की या किसी गारंटियों की नहीं, वही बात उन्होंने कही है, विपिन जी ने भी यही टाइप बात कही है कि अब वो इसलिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी वहां कि उनको मालूम था कि उनको किसको वोट करना, वो मानस बना चुके। तो वही बात है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मेरा निवेदन ये है, जो इस बार अपने जो ये शुरुआत की थी आपने एग्जिट पोल पर जी, एग्जिट पोल खुद ही अपने आप में बहुत भ्रमित है। जो 5-4 एजेंसी के जो भी अपन अखबार में पढ़ रहे हैं, आपस में किसी का ही मेल नहीं है। वो खुद ही भ्रमित है कि क्या होगा, लेकिन चूंकि उनको कोई काम दिया गया इसलिए उनको परिणाम को तय समय पे एक दिन पहले
या जो कल वोटिंग खत्म होने के बाद देना था तो वो उन्होंने दे दिया। नहीं पर दे दिया राजाओं जी, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो अंतर है कि 80 से लेके 130 तक कोई जीतेगा या 90 से लेके 40 तक जीते, मतलब आप ये इतना अंतर, मैं ये एग्जैक्ट बताओ ना, एग्जैक्ट बोल रहा हूँ कितना मैं 2-4 हो सकते हैं अंतर। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो गारंटियां सरकार, सभी सरकार बहुत अच्छी गारंटियां देती है, सभी सरकारें बहुत अच्छी योजनाएं देती है, लेकिन अब जनता उन पे विश्वास करती है जिसका आचरण ठीक हो। कोई लहर नहीं है, वो लहर वाली बातें भी चली गई है कि यहाँ अजमेर में लहर चल रही तो आपके नागौर में भी चलेगी, ब्यावर में भी चलेगी। अब लहर का भी वो जमाना खत्म हो गया है। अब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मर्म है, हमारा जो नेता है उसका आचरण कैसा है, हमारा प्रत्याशी कैसा है। अभी भी मजबूरी है कि जो उपलब्ध है उसमें से ही सर्वश्रेष्ठ को चुनना है जी। हालांकि लोगों को कई बार पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी भी होती है, जो उपलब्ध है उसी में से वोट देना है। लेकिन मुझे लगता है आने वाला समय, अभी हमारा लोकतंत्र सिर्फ 75 साल पुराना ही है। दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों को देखें तो उनसे हम अभी बहुत युवा हैं, और शिक्षा कम होने के बावजूद भी आज महिलाएं भी इतने परसेंटेज वोट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमें इस दिशा में जो सकारात्मक जो कदम लिए हैं या जो जनता ने लिए हैं उस और भी हमें चर्चा करनी चाहिए। लगातार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार तो कोई भी आएगी उसको जन कल्याणकारी योजना देनी ही देनी है। अब आपने विपिन जी ने कहा पिछली बार भी 3,500 को बेरोजगारी का देने का था, पता नहीं उसका कितना क्या हुआ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। राहुल जी ने 85,000 का भी कहा था, उस पर भी हम नहीं जाना चाहते। भाजपा ने भी कई योजना दी होगी, सब तो पूरी नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना, आज भी एक उदाहरण दूंगा आपको, जयपुर के गिरधारी लाल जी भार्गव, वो कोई गारंटी नहीं देते थे लेकिन लगातार जीतते थे। उसके पीछे जब जनता का प्रत्याशी से एक दिल जुड़ जाता है, उसको लगता है कि ये मेरा जो प्रत्याशी है, कम से कम जितना भी इसके पास उसके बस में होगा उतना ईमानदारी से मेरे लिए जनता के लिए काम करेगा। जनता को इतना ही काफी, कोई किसी के घर में अनाज नहीं पहुंचाता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन कम से कम जो हमारा जन सेवक जिसे हम कहें प्रत्याशी हो, उसके ऊपर भरोसा तो हो। ये इन चुनावों में मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें तय हो जाएगी। ये जो दिखावा और बहुत अधिक जो पैसे का भी जो इस्तेमाल होता है, उसका भी मुझे लगता है इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता का निर्णय सही होगा और हमें ये स्वीकार करना चाहिए, और आगे लोकतंत्र को कैसे हम अच्छा बना सके इस दिशा में हमें सभी पार्टियों को काम करना चाहिए, केवल अपनी पार्टी का ढिंढोरा नहीं पीटना। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। लोकतंत्र एक सीरियस सिस्टम है, उसको सीरियसली लेना चाहिए, और ये आपने बताया कि इस बार बहुत सीरियसली सिस्टम हो जाएगा। एक मुद्दा जिसके ऊपर चुनाव टिका हुआ है पूरे राजस्थान का, और जो पोलराइजेशन वाली बात आई है कि जिस तरीके से केंद्रीकरण हुआ सत्ता का, जाति के नाम पर या सनातन के नाम पर या धर्म के नाम पर, और ये चला, ये जादू चला। अब ये जादू भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? मुस्लिम मतदाता वो हुए पोलराइज्ड हुए या हिंदू पोलराइज्ड हुए, या ये हिंदू मुसलमानों को पोलराइज करके चुनाव जीतने की जो व्यवस्था है इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इस सवाल से मैं आपसे जुड़ूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे एक बार। ये जो सनातन बिल्कुल आई गॉट इट। देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कर्नाटक के अंदर इसी का प्रयोग किया गया था जी, और कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से पूरी बीजेपी के हैवीवेट्स ने यही बात बार बार बोली थी, और आप देखिए पूरे दक्षिण के अंदर बीजेपी का द्वार बंद कर दिया गया, ठीक है। और उसी तरीके से अब मैं बिल्कुल स्थानीय बात करूंगा। आप देखिए हर तरीके की चीज यहां पर हुई। माननीय अमित शाह जी की रैली भी अजमेर के अंदर हुई, योगी जी की भी रैली यहां पर केकड़ी के अंदर हुई, यही बातें रखी गई। मगर आपको मैं बतलाना चाहता हूं आज की तारीख में लोग विकास की तरफ देख रहे हैं। 20 साल अजमेर गया, मैं वापस दोहराऊंगा, 20 साल अजमेर गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अजमेर के अंदर आया, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। 20 साल अजमेर बिहार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया। मुझे बहुत ज्यादा संवेदना है, 20 बार भी जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, 20 बार भी आपने स्थानीय विधायक को अगर देखा हो 20 साल के अंदर, तो आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। दूसरी चीज, जो दर्शक मुझको देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अजमेर के अंदर आया, क्या आपने आपके स्थानीय विधायक को वहां पर खड़े हुए देखा?
मैं आपको बतलाना चाहता हूं और आप चौंकेंगे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करिए। आपके इस बीच में अजमेर के अंदर एक एलिवेटेड रोड बना हुआ है, लायबिलिटी पीरियड नहीं है उसके अंदर। आप देखिए प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, लायबिलिटी पीरियड नहीं है। कौन इसके लिए जवाबदेही है? यहां के स्थानीय विधायक। आप देखिए सड़कों का हाल बेहाल है। और आज देखा जाए तो मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे ये लोग जो है ये पेपर टाइगर्स हैं, सिर्फ अखबार के अंदर विज्ञप्ति देके इतनी कर लेते हैं। आप जनता के दुख सुख देखिए, क्या सौगातें दी हैं आपके अंदर। आपका 5 करोड़ का पूरा सालाना बजट होता, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए आपने क्या क्या काम किए हैं। यहाँ पर आप जिस तरीके से बात कर रहे थे आनंद जी कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को वोट करना पड़ेगा, हमने जिनको टिकट दिया है दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और जो यहां पर आपके जो दोनों विधायक हैं, जो कान के अंदर रुई डाल के सो रहे हैं, जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, अजमेर का मर्म उनके पास नहीं पहुंच रहा है। और एक बात है कि ये देखिए कि कम से कम अजमेर के बारे में तो सोचिए आप, कम से कम आप यहाँ के विधायक भी 4 बार आपको चुन के जनता ने आपको रखा है। अब की बार परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं 3 तारीख की शाम को मैं वापस आ रहा हूं, आप रिजल्ट्स को देखिए, चाहे मार्जिन कुछ भी हो, विजयश्री हमारी हो। अब आगे स्थानीय पर मैं चाहता था कि स्थानीयवाद से जोड़ूं, इन्होंने अच्छा हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे सवालों को मेरे उत्तर। कीर्ति बहन बताइए, आप क्या स्थानीय किस तरीके से पूरे 20 साल गुजरे और 20 साल की पूरी रिपोर्ट कार्ड है वो आप बताएं। एक तो सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ वोट्स जो करते हैं, बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण करती थी, बीजेपी ने हिंदू का तुष्टिकरण करना शुरू किया। बीजेपी धर्म को सड़क पर लेकर आई है और सनातन धर्म को लेकर के उन लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया है। जो लोग 20 साल से अजमेर के अंदर काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने सनातन धर्म की आड़ लेकर के हिंदू वोट को पोलराइज करने का काम करने की प्रयास किया है अभी, और ये सोच रहे हैं कि इस पर जीत जाएंगे, लेकिन जनता अभी जाग चुकी है। जनता के पास, मैं आनंद जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जनता के पास शायद कोई और वो नहीं था, विकल्प नहीं था, तो हो सकता है कि कुछ वोट सुधर जाए भी, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे लोकल जो है एमएलएस, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया 20 साल से। आज बात करती हूँ पानी की, तो जो व्यक्ति यहाँ पर 20 साल से है वो आज तक पानी नहीं दिलवा पाया। सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने, दोनों ने जो विश्वासघात किया है अजमेर के साथ, वो यही है कि जब अजमेर का पानी, बीसलपुर का पानी जब जयपुर जा रहा था, तो दोनों एमएलएस विधानसभा के अंदर मुंह में दही जमाकर बैठे थे। इन लोगों ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। जब बिजली प्राइवेट हाथों में दी जा रही थी, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दी जा रही थी, इन्होंने तो अनीता पटेल जी ने तो थोड़ा सा उसका वो करा था विरोध, लेकिन माननीय जो हमारे अजमेर नॉर्थ के विधायक हैं वासुदेव देवनानी, किस सनातन धर्म की बात करते हैं, किन लोगों की बात करते हैं, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया है अजमेर की जनता का। आज जब वो फूट फूट के रोते हैं और बोलते हैं कि हमारे को नहीं पूछा गया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, भाई जब ये चीजें हो रही थी, जब आना सागर को पाटा जा रहा था, जब हम जैसे लोग चुपचाप निकल करके अपनी तरफ से छोटा मोटा प्रयास कर रहे थे, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारे माननीय विधायक ने उस टाइम पे क्या लोगों को साथ लेकर के उसका विरोध किया? उन्होंने कभी नहीं किया। आज सनातन धर्म की बात करते हैं, कौन सा धर्म? सबसे बड़ा धर्म होता है दया, धर्म का मूल है, एक तो ये है। दूसरा होता है कि आम व्यक्ति की पीड़ा को समझना, आम व्यक्ति के लिए काम करना। बताइए कौन से विधायक ने 20 साल से जो आ रहे हैं, इन्होंने किसने काम किया ऐसा? आइए आप ही का, अब तो सारा सवाल आप पर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। परिवर्तन तो बिल्कुल निश्चित है, बेसिल जी की बात से मैं सहमत हूँ, और परिवर्तन निश्चित है और 100% होने वाला है और जयपुर में होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो गई है, लोगों ने उसका परिवर्तन कंफर्म कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ये बात करते हैं माननीय विधायक महोदय की, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है, 1 बार विधायक बनता है, 2 बार बनता है, 3 बार बनता है, 4 बार नहीं बनता है। काम करते हैं, काम दिखता है, लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं, वापस उनके भेजते हैं। 5वीं बार नहीं देते। मेरी बात सुनिए। जी। एक बार बनता है, 2 बार बनता है, 3 बार बोल देते हैं, 4 बार बनता है, 5वीं बार भी बनेगा। बिल्कुल 5वीं बार भी बनेंगे, क्योंकि हमने जनता को काम करके दिया। दूसरी बात, जो मुद्दे इन्होंने उठाए मैं इनको जानकारी में लाके दे दूं। एलिवेटेड रोड सैंक्शन की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पर काम किसने करवाया? RSRDC,
किसके अंदर काम कर रही थी? माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की सरकार अंदर कर। अगर कोई भ्रष्टाचार, सुनिए मेरे को पूरा करने दीजिए। हमारा कार्य इतना था कि हमने केंद्र से पैसा भिजवाया, अब उसका कैसा उपयोग हुआ ये मुझे लगता है इनकी सरकार जवाब दे तो ज्यादा उचित रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, सीईओ कौन है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का? माननीय कलेक्टर महोदय, तो वो जवाब देंगे कि क्या हो रहा है, या कमिश्नर नगर निगम। पूरी बात कहने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए। मैं चुप रहा था जब ये बोल रहे थे, पूरी बात गौर से सुन रहा था, कृपया मुझे कुछ मिनटों का समय दीजिए। तो जब जिसके नेतृत्व में काम हो रहा है, जिस सरकार के अंतर्गत काम हो रहा है, चाहे शांति धारीवाल जी हो वगैरह, जब वो कोटा का काम करवा सकते थे तो अजमेर का काम भी तो देख सकते थे, क्या गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, RSRDC की जो भी एजेंसी थी, जो प्रावधान थे, जो ठेकेदार थे, वो सब उनके थे। अगर अजमेर इतने टाइम से परेशान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है। विधायकों के अपने लिमिटेड रोल थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। जब भी कोई बात हुई, दोनों विधायकों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ जाकर के काम किया। और मैं एक बात को जवाब देना चाहूंगा, जो बार बार कह रहे थे एम्स, उसके ऊपर मैं बता दूं, हमने ये कभी नहीं कहा कि इन्होंने एम्स नहीं बनाया, IT बनाया। मैं बात कर रहा हूं स्पीड एंड स्केल, जिस स्पीड और जिस स्केल पे काम हुआ है पिछले 9 साल के अंदर, उसका जवाब बिल्कुल सही है। नहीं क्योंकि वो एक बात रह गई थी और माननीय आप उनके पास पहले चले गए, तो मेरा फर्ज बनता था कि अजमेर की जनता को इस बात को भी मैं तो दर्शन कराऊं कि जो ये बात बोल रहे हैं कितनी सच्चाई है। झूठ का पुलिंदा लेकर बैठने से ये बातें हो जाती कि आप सच है, क्योंकि सच जनता को दिखता है। और हम दूसरी बात जो बार बार ये कर रहे हैं, तुष्टि कर रहे हैं, बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी डे 1 से ये बात कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो हम बोलते हैं वो हम करते भी हैं, और वो लोगों को दिखता भी है। मुझे है वही दिखता है। मुझे एक बात बताइए, ये बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी कोई और थी, क्या उस अथॉरिटी ने हमारे माननीय विधायक का हाथ पकड़ा था? क्या उनको ये बोला था कि आप विरोध नहीं कर सकते, आप जनता को लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते इसका विरोध करने? ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर वो बात ही नहीं थी। जबकि यहाँ सेंटर के अंदर बीजेपी, पहले तो यहाँ पर भी बीजेपी थी और हमारे यहाँ स्थानीय निकाय भी बीजेपी का था। जो सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जो सारे अवैध कब्जे हुए हैं, इस पर हमारे विधायक कभी बोले 20 साल में ही तो होंगे। इनके साथी भी तो थे ना, इनके साथी भी मैं बहुत बड़ी बात अब जो दर्शक देख रहे हैं बतलाना चाहता हूं। देखिए, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि 20 साल अजमेर बेहाल। अभी जिस तरीके से दीपक जी बोले, तो दीपक जी से पहला मेरा प्रश्न है कि 4 बार विधायक बनाए, ये कह रहे बार बार चुनते जा रहे हैं, आप मुझे 4 उपलब्धि बताते 20 साल की। माननीय देवनानी जी की, अनीता बघेल जी की तो बात ही मत करिए, क्योंकि मैं बतलाना चाहता हूं दक्षिण के अंदर तो स्मार्ट सिटी का 1 रुपया नहीं लगा। जब DPR बन रही थी, DPR 2005 के अंदर, तो जिस तरीके से मेरी फाजिल सदस्य साथ में जो है बोली कि मुंह में दही जमा था कि कान में रुई डली हुई थी, आप तो बात ही मत करिए। और पोल खोल के रख दी जब बिपरजॉय आया था, मुझे वो टर्म और उस तूफान की अभी भी याद है। मैं फिर से वापस जा रहा हूं दीपक जी पे, माननीय देवनानी जी की और अनीता बघेल जी की आप प्रवक्ता हैं, मैं आपको डॉग पे ला रहा हूं, अब आप बता दीजिए 4 उपलब्धियां 20 साल की टिप्स पे की ये अजमेर को सौगात दी है, तो मैं मान जाऊंगा। और परसों वापस नहीं मिलूंगा आपसे, और उसके बाद हम बताएंगे कि घर घर कैसे टूटी खुल देगी और पानी पहुंचेगा, जैसा हमारे महेंद्र सिंह जी रावता ने बोला है। और हमारी उधर द्रौपदी जी ने बोला है कि मैं अजमेर के अंदर जो 2nd फेज ऑफ स्मार्ट सिटी अगर शुरू होता है तो उसके अंदर अजमेर दक्षिण को भी लिया जाएगा। आप मुझे 4 उपलब्धि बता दीजिए। मेरे में 20 साल की आप बात कर रहे हैं कि बार बार उन्होंने काम किया और इस बार वो लगातार जीते हैं। 2 छोटी सी बातें आपको बताती हूँ। अभी तो पीने के पानी की बात करी, जल भराव की समस्या है। सागर विहार कॉलोनी 20 साल से वहां पानी भरता है, उसमें माननीय वासुदेव देवनानी जी ने क्या किया? हम सब जानते हैं अजमेर साउथ के अंदर जो गुजर धरती है, वहां पर जल भराव की समस्या होती है, तो 20 साल के अंदर ये समस्या का निदान नहीं करा पाए दोनों। अरे वो जो निदान नहीं करा पाए उसी का तो निदान पब्लिक अब कर रही है इस बार 3 तारीख को इसी बात का निदान होगा कि 4 बार मतलब काट की आंधी 4 बार चढ़ गई, 4 बार 5वीं बार भी आप उसी को चढ़ाओगे क्या? 5वीं बार चढ़ाने के लिए सनातन धर्म का सहारा लेना पड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो बहस हो रही है उसको बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। ये कीर्ति जी की बात से मैं सहमत हूँ। मुझे याद है जब कोविड काल आया था तो आपने एक ये क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा धरना, जितना इनकी क्षमता है उस वक्त भी आपने दिया था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुझे याद है। हमेशा उठाती रही। हाँ, और एक चीज और बताऊँ, जितनी बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया,
जो आना सागर को बचाने का काम भी आया तो कोई राजनीतिक दल नहीं था, सब प्राइवेट लोग ही, प्राइवेट संस्थाओं ने ही अपना पहल की और वो आगे हो गए। अब राजनीतिक दल तो अपना पीछे पीछे होंगे। आना सागर को छोटा करने का दुख मुझे भी व्यक्तिगत बहुत है। मैं भी सदैव जहाँ कहता था लेकिन वो नहीं कर पाए। एक चीज मैं और कहता हूँ, यदि कोई गलती होगी ये तो हमें मान लेना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी डींगे अच्छी बात कर रहे हैं। गलती होगी, जनता को आप कह दीजिए कि भाई इस बार हम ये नहीं कर पाए, अब अगर हमको मौका मिलेगा तो अगली बार ये प्रयास करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जनता के प्रति, जनता आपके प्रति, जनता में विश्वास जागे। होता क्या है, हम सिर्फ अपनी ओर से एक लाउड स्पीकर की तरह से अपनी बखान तो करते हैं, जनता सब समझती है और एक दूसरी थोड़ी अब परिपक्वता मेरे को लगता है थोड़े सालों में आ जाएगी। जो अच्छे काम हुए उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं बीजेपी से रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी में भी कई मीटिंगों में कहता था इस बार चुनावों में ये जो गहलोत जी ने जो पट्टे वाली योजना है, ओपीएस योजना है और चिरंजीवी योजना, हमारी आयुष्मान बहुत अच्छी थी, उसको उतना थोड़ा उन्होंने कवर कर लिए। तो जो अच्छाई की है तो उसकी तो कम से कम हमें बुराई नहीं करनी। जो बीजेपी के जो अच्छे काम है, मोदी जी सैकड़ों काम किए, पूरे विश्व में नाम किया, तो विपिन जी को भी कम से कम गर्व करना चाहिए। मोदी जी ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। नहीं, जब हर वक्त बिल्कुल प्रधानमंत्री के criticize करना, जब प्रधानमंत्री का जिक्र करेंगे या सलाम करेंगे उनको, ये योजना पर बात चलेगी तो ये उंगली उठाएंगे। नहीं, आज जो नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं, क्या आप उसका भी हर बात का, मैं बीजेपी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बात का विरोध करूँ। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक परिपक्वता हम में आनी चाहिए और अगर नहीं आएगी तो ये जो जनता है 3 तारीख को भी परिणाम दे देगी और नहीं देगी और नहीं समझेंगे तो ये बार बार ये जो आपने कहा कि हांडिया नहीं चढ़ने वाली है। अब जनता कुछ नया देखना चाहती है, नए चेहरे देखना चाहती है, नई योजना देखना चाहती है, नए विजन देखना चाहती है और जो पार्टी ये नहीं करेगी तो फिर बाकी तो आप नारे लगाते रहिए, उसका कोई परिणाम। तो दोस्तों, लोकतंत्र नया कुछ देखना चाहता है, अजमेर नया कुछ देखना चाहता है। 20 साल की स्लेट को साफ करके 3 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि काठ की हांडी जो 4 बार चढ़ी वो 5वीं बार भी चढ़ रही है क्या, या जहां भी अजमेर जिले के अंदर, चाहे वो ब्यावर हो, चाहे वो मसूदा हो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे वो किशनगढ़ हो, कहीं नसीराबाद हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, काठ की हांडी अगर 2 या 3 या 4 बार चढ़ रही है तो जनता इस बार फैसला करेगी, काठ की हांडियां चढ़ने का रिवाज खत्म होगा। आज की सार्थक बहस के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जो पैनलिस्ट आए, विपिन जी का बहुत बहुत आभार, कीर्ति जी का बहुत बहुत आभार, डॉक्टर भाकर आपका भी बहुत बहुत आभार और निर्णायक महोदय आनंद सिंह जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जनता को भी पसंद आया होगा। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे बात आज की चैनल पर देखें और हमेशा हमारे साथ बना रहे। 3 तारीख के बाद हम फिर एक बार इसी पैनल के साथ आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।